नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन एकेडमी आसिन पर। हम बात कर रहे थे कक्षा 12 की कृषि रसायन के बारे में, जिसके पिछले 4 क्लासेज जो आपका लेसन नंबर 6 है, अम्लीय तथा लवण प्रभावित मृदा, उनकी हो चुकी है। आज अपन बात करेंगे जो लवण प्रभावित मृदा है उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षारीय मृदा है उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनका चाक्षु लक्षण यानी आंखों से देखकर हम कैसे पता करें कि ये मिट्टी जो है अम्लीय है या माफ कीजिएगा लवणीय है या क्षारीय है। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले थोड़ा सा प्रमोशन, अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाता है मात्र 999 में, जिसमें आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेज और टेस्ट सीरीज। पूरे के पूरे नोट्स आपको मिलेंगे जिसके आप प्रिंट निकाल सकते हो। बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेज के नोट्स है ना, जो ऑफलाइन के अंदर जो मैंने लिखाए हैं और बच्चों ने लिखे हैं ना, उन्हीं नोट्स की पीडीएफ बनाकर आपको अवेलेबल करवाई जाएगी। चलिए अपन बात करते हैं आगे, जो आपका लेसन चल रहा है उस लेसन के बारे में, है ना। मृदा क्षारता एवं लवणता का मृदा एवं पौधों पर प्रभाव। अगर मान लो मिट्टी आपकी लवणीय है या मृदा आपकी क्षारीय है ना, तो उसका पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर अपने को डिस्कस करना है। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, सोडियम आयन की अधिकता के कारण, है ना, मृदा की जो संरचना है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। मृदा की जो भौतिक संरचना है सोडियम की अधिकता होने पर क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। थोड़ी सी नमी होने पर ऐसी मृदा में अगर अपन मान लो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं। मैंने शुरुआत में भी बताया था कि जो क्षारीय मृदा है उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि थोड़ी नमी होने पर अगर उसमें अपन क्या करेंगे, जुताई करेंगे। क्षारीय मृदा में अगर नमी में जुताई की जाएगी तो कीचड़ हो जाएगा, और अगर मान लो वही मृदा अगर कैसी है, सूखी है, तो सूखी मृदा में सिंचाई करने पर क्या बन जाते हैं, मिट्टी के बड़े बड़े डेले बन जाते हैं, है ना। तो थोड़ी सी नमी होने पर कृषि कार्य करते समय उस पर कीचड़ हो जाता है, या सूखी होने पर क्या बन जाते हैं, डेले बन जाते हैं। लवणों की अधिकता होने पर मृदा की भौतिक दशा खराब हो जाती है। मृदा के ऊपर एक कठोर परत बन जाती है। कठोर परत बनने के कारण उस मृदा की जल धारण क्षमता जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वायु संचार नहीं हो पाता, क्योंकि एक लवण के ऊपर क्या बन जाएगी, कठोर परत बन जाएगी ना। कठोर परत बनने के कारण क्या होगा कि उस मृदा में वायु का संचार ठीक से नहीं हो पाएगा, जल धारण क्षमता कम हो जाएगी। देखिए, वायु संचार अगर नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि उस मृदा में जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। यो कह सकते हैं सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब सूक्ष्म जीवों की संख्या और क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो ऐसी मृदा में अगर मान लो आप किसी प्रकार की जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं, है ना, आपकी हरी खाद होगी या गोबर की खाद होगी, इनका उपयोग कर रहे हैं, तो इनका ठीक से अपघटन नहीं हो पाएगा। और इनका जब ठीक से अपघटन नहीं हो पाएगा तो मृदा में खाद देने का भी कोई फायदा नहीं है। ये अपघटन ठीक से कब होगा, जब ये अपघटन का काम कौन करते हैं, पहली चीज तो सूक्ष्म जीव करते हैं। अगर ऊपर लवण की कठोर परत बन जाएगी तो वायु संचार ठीक से नहीं होगा, जिसे अपन बोलते हैं वातन कहते हैं। वातन ठीक से नहीं होगा तो मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या कम हो जाएगी, तो अपघटन करने वाला तो कोई बचेगा ही नहीं ना यार। ठीक है ना, ठीक है। तो यहां पर देखिए, जिससे वायु संचार बहुत कम होता है, ऐसी भूमि में मृदा सोखने की शक्ति भी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। पीएच मान अधिक होने के कारण विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, आयरन है, इन सभी की जो घुलनशीलता और प्राप्ति जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बोरोन एवं मोलिब्डेनम के कारण अगर मान लो किसी मृदा में बोरोन की मात्रा बढ़ गई या मोलिब्डेनम एमओ की मात्रा बढ़ गई, तो ये तत्व क्या करते हैं, पौधों पर विषैला प्रभाव डालते हैं। ठीक है। वायु संचार में कमी के कारण सूक्ष्म जीव की संख्या व क्रियाशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जैसा मैंने भी आपको बताया था। अगला, भूमि में जब लवण की अधिकता हो जाती है तो मृदा गोल का परासरण दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे जड़ों का पानी रिसकर किया जाता है, बाहर आ जाता है। ये सबसे बड़ी समस्या हो जाती है कि कई बार अपन जानते हैं परासरण क्या होता है ना। अर्धपार्ग में झिल्ली की उपस्थिति में विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ आना।
तो बाहर क्या होगा, जब लवण की मात्रा बढ़ जाएगी मिट्टी में तो बाहर की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अपन जानते हैं कि जो जड़ है उसमें कोशिका झिल्ली तो है ही है, तो जड़ों के अंदर का जो पानी होगा ना, एक तो वो होता है कि मान लो कि पानी कहाँ जाए, मृदा से पौधे के अंदर जाए। लेकिन अगर मान लो कि क्या होगा कि मृदा में अगर लवण की मात्रा बढ़ जाएगी तो बाहर का जो अपन क्या कह सकते हैं, शब्द नहीं आ रहा मेरे पास, जो भी है ना, बाहर का जो माहौल है यूं समझ लो है ना, बाहर क्या होगा कि बाहर की जो सांद्रता है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, है ना। बाहर की सांद्रता ज्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो जड़ों का जो पानी है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यार एक तो ये था कि पौधे को क्या चाहिए था, पानी चाहिए था, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, जड़ का पानी क्या आ रहा है, बाहर आ रहा है। तब आप देख सकते हो पौधा जो है उसकी क्या दुर्दशा होगी, आप देख सकते हो, खराब हो जाएगा ना पौधा, सूख जाएगा, मर जाएगा पूरी तरह से। तो अगर बाहर लवण ज्यादा है तो पौधों का पानी क्या जाता है, या जड़ का पानी क्या जाता है, बाहर आ जाता है परासरण की वजह से। ठीक है, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और पौधा पीला पड़ कर क्या होने लगता है, सूखने लगा। पोषक तत्व की मात्रा का अवशोषण क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। उच्च लवण की सांद्रता के कारण बीज के जमाव में क्या आती है, कमी आती है, नवीन कल्ले नहीं बनते हैं, यानी बीज जल्दी से अंकुरित नहीं होता है। अगर मिट्टी कैसी है, लवणीय है, तो उस लवणीय मृदा में बीज का अंकुरण जल्दी से नहीं होता है। ठीक है, मृदा विलयन में लवण की अधिकता से पौधे द्वारा जल का अवशोषण भी क्या होता है, कम होता है। सोडियम की अधिकता से जीवांश पदार्थ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं बोरॉन की, या बोरॉन के अधिक अवशोषण से पौधों को हानि पहुंचती है। सोडियम की अधिकता से पौधों की जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है, जिसे अपन उपापचय क्रिया कहते हैं ना, मेटाबॉलिज्म क्रिया जो होती है उस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सूक्ष्म जीव की सक्रियता कम हो जाती है, जड़ों और तने को भी क्या पहुंचती है, क्षति पहुंचती है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि कोई भी जो मृदा है ना, उसको बाहर आंखों से देख कर ये कैसे बताएं कि ये मृदा लवणीय है या क्षारीय है। तो ये क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा सकता है। लवणीय मृदा के चाक्षु लक्षण, यानी आंखों से देख कर बताना कि ये मृदा लवणीय है या क्षारीय है। ठीक है, तो देखिए, गर्मियों में लवण की सफेद परत या भूरी राख के रंग की परत दिखाई पड़ती है। अभी जैसे मान लो आप देखोगे, मैंने आपको बताया था मुख्य रूप से तालाब के आसपास ये लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। गर्मियों के दिनों में क्या होता है कि जो जल है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और लवण है ना वही मिट्टी की ऊपरी परत पर जमे रह जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मियों में वहां पर एक सफेद बिल्कुल पतली सी चादर आपको दिखाई दे सकती है। सफेद रंग की हो सकती है, हल्के भूरे रंग की हो सकती है ना। अपने यहाँ पर जैसे इसको अपन ऊसर भूमि कहते हैं ना, ऊसर है ना, उस बोलते हैं, कई बार आपने देखा होगा, है ना। इसका उपयोग बहुत सारे आपके घरेलू कार्यों में किया जाता है, रसोई वगैरह में जो है ना खाना वगैरह पकाते हैं ना, जिसमें पापड़ खार जिसे अपन नॉर्मल बोलते हैं, है ना। एक तो होता है बेकिंग सोडा पकौड़े वगैरह बनाने में, तो गांव में बेकिंग सोडा कौन लेके आता है भाई, उसमें उस डाल देते हैं सीधा सा, जब ढोकले वगैरह बनाते नहीं बनाते, है ना, उसमें भी उस डालते हैं। ठीक है, तो वो यही है ऊसर भूमि जो होती है। ठीक है, गर्मियों में लवण की सफेद या भूरी राख के रंग की परत जो है दिखाई देती है, जो वर्षा होने पर क्या हो जाती है, गुल जाती है, सिंचाई करने पर गुल जाती है। कभी कभी पौधे की पत्तियों का रंग नीला वे किनारे झुलसे हुए दिखाई देते हैं, यानी क्लोरोसिस रोग हो जाता है, हरिमाहीनता हो जाती है। क्लोरोसिस मतलब क्लोरीन की आपकी क्लोरोफिल की कमी हो जाती है। हरिमाहीनता मतलब पौधों का जो हरा रंग है वो क्या होने लगता है, गायब होने लगता है। क्लोरोसिस उत्तक से एवं विचित्र सुखाव के लक्षण दिखाई देते हैं। मिट्टी में पर्याप्त नमी होते हुए भी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। यानी आप हैरान हो जाते हो, यार मैं इतना पानी पिला रहा हूं पौधे को, अरे फिर भी इसमें पानी की कमी कैसे है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जो लवण जो होता है ना ऊपर एक सफेद चादर के रूप में कठोर परत बना लेता है, तो बाहर तो पानी भरा हुआ रहेगा, लेकिन जब तक वो पानी मृदा के अंदर नहीं जाएगा तब तक कोई मतलब ही नहीं है मुन्ना। भाई पानी पादप को मिलेगा कैसे, जड़ों से तो मिलेगा ना। अब ऊपर आपका पानी भरा हुआ है, उसको मिल ही नहीं रहा है, पानी तो ऊपर भरा हुआ है, जड़ों तक तो जाएगा नहीं, तो दिक्कत ही है ना एक प्रकार से। तो ऐसे मृदा में नमी होगी, लेकिन पौधा क्या करेगा, जल की कमी के लक्षण प्रदर्शित करेगा। कारण एक ही है, क्योंकि
एक कठोर चादर या परत बनने के कारण पानी जो है बाहर भरा रहता है, अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, तो जल की कमी के लक्षण प्रदर्शित करते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं या उनकी क्या हो जाती है, वृद्धि कम हो जाती है। ये तो हो गई आपकी कौन सी, लवणीय मृदा के चाक्षु लक्षण देखकर पता करना। अगला आता है आपके, जैसे मान लो यहां पर देखिए क्षारीय मृदा के चाक्षु लक्षण। ठीक है, आंखों से देखकर बताना कि मृदा क्षारीय है या किस प्रकार की। वर्षा ऋतु के समय काफी समय तक जल भरा रहता है। क्षारीय मृदा के लिए मैंने पहले बताया था, ये मुख्य रूप से मिलेगी आपको तालाब के अंदर या जो बांध वगैरह होता है ना, तालाब वगैरह ना, जिसे ऊपर से ढलान से जब पानी बहकर आता है तो उसके साथ गोबर वगैरह सब कुछ बहकर आते हैं, है ना, वो तालाब की जो तय होती है जिसे अपन तली बोलते हैं, वहां आकर इकट्ठे हो जाते हैं। तो तालाब का पानी जनरली आप देखते हो गंदा ही होता है दिखने में, है ना, और जैसे जैसे वो मिट्टी सूखती है तो उनमें क्या पड़ जाती है, तालाब के अंदर देखो ना आपने, बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती है, बड़ी बड़ी क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। वर्षा ऋतु में जल काफी समय तक भरा रहता है, मृदा गीली होने पर चिकनी हो जाती है और इसके ऊपर भरा हुआ जल गंदा रहता है। सूखने पर क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है। कभी कभी कार्बनिक पदार्थ जल में घुलकर मृदा की ऊपरी सतह को क्या बना देते हैं, काली बना देते हैं, ये भी आपको देखने को मिल जाता है। कुछ पौधों की पत्तियों का रंग गहरा हरा हो जाता है तथा पौधे झुलसे हुए दिखाई देते हैं। क्षारग्रस्त मृदाओं में पौधों की वृद्धि या तो कम होती है या बिल्कुल ही नहीं होती है ना। जहां तालाब का जो पानी भरा रहता है, तालाब सूख जाता है, क्या वहां कुछ पौधे उगते हैं, क्या नहीं उगते, बहुत ज्यादा वहां पर क्या होता है, क्षार होता है। पौधे उगेंगे तो कहां उगेंगे, तालाब का जो ऊपरी भाग होगा ना, जहां से वो क्षार बहकर आ चुका है, क्षार बहकर नीचे आ गया है। ठीक है, तो नीचे वाले भाग में क्षार जमा होगी और ऊपर से क्षार बहकर आ गया, तो ऊपरी भाग में पौधे उग जाएंगे लेकिन नीचे वाले भाग में नहीं उगेंगे, या उसके ऊपरी भाग में अगर आपको दिखाई देंगे तो मुख्य रूप से इजरायली बम्बूल, जैसे अपनी भाषा में अपन अंग्रेजी बुढ़े बोलते, वही तो दिखाई देता है ना वहां पे। खेत में इस प्रकार की मृदाएं विभिन्न स्थानों पर दिखाई दे सकती है। खेत में अलग अलग, मैंने कहा था जो आपका ढलान वाला भाग होगा, है ना, वहां मुख्य रूप से जिस, अगर खेत का जिस दिशा में ढलान है तो एक कोने में जाकर वहां पर क्षार इकट्ठे हो जाते हैं, वहां इस प्रकार की मृदा आपको दिखाई दे सकती है। अगला आता है आपके लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर। बहुत ईजी है, इसमें कुछ विशेष नहीं, देखिए, है ना। अपन जानते हैं लवणीय मृदा जो होती है, इसकी जो चालकता जो होती है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर 4 डेसीसाइकिल प्रति मीटर से क्या होती है, अधिक होती है। इसकी क्या होती है, कम होती है। इसमें जो हानिकारक विलेय लवण जो होते हैं लवणीय मृदा में 0.2% से अधिक होते हैं, जबकि इसमें 0.2% से क्या होते हैं, कम होते हैं। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको, क्षारीय और लवणीय मृदा में अंतर। इसमें विनिमय सोडियम प्रतिशतता जो है वो 15% से कम होती है, इसमें क्या होती है, अधिक होती है। इसकी मृदा का पीएच 8.5 से कम होता है, इसका 8.5 से 10 तक रहता है। यांत्रिक विधियों का उपयोग करके इसको सुधार सकते हैं। जो लवणीय मृदा, यांत्रिक विधि अपन ने देखा था कि मान लो कि ऊपर जो लवण की परत है उसको खुरेच कर क्या कर सकते हैं, अपन हटा सकते हैं। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि खाई खोद कर इसमें क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है। खाई खोद कर भी इसको अपन सुधार सकते हैं, आगे आ जाएगा कैसे सुधारेंगे उसके बारे में। ठीक है, इसको सुधारने के लिए यांत्रिक विधियों के साथ साथ आपको कुछ मृदा सुधारक यानी केमिकल का भी उपयोग करना पड़ता है। इसमें सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता होती है, जिसमें जबकि इसमें क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। विद्युत अपघट्य मिलाने पर इसका कणों का उर्णी पिंडन, उर्णी पिंडन का मतलब होता है, जानते हो, एक तो होता है विउर्णी पिंडन, एक होता है उर्णी पिंडन। उर्णी पिंडन का मतलब होता है कणों का चिपक जाना, और विउर्णी पिंडन का मतलब होता है कणों का टूटकर वापस छोटे छोटे कणों में बंट जाना। यानी मृदा की संरचना का दानेदार होना उर्णी पिंडन, और दानेदार से किस में, चूर्ण के रूप में आ जाना, वो क्या कहलाता है, विउर्णी पिंडन कहलाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य में मृदा कणों का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। पादप वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और ये किस वजह से होता है, उच्च प्राशन दाब के कारण होता है। ठीक है, ये भी पादप वृद्धि पर कोई लाभदायक प्रभाव नहीं डालती, ये भी डालेगी तो हानिकारक प्रभाव ही डालेगी, लेकिन इसका जो कारण होगा ना वो क्या होगा, उसकी क्षारकता होगा, क्षारीयता होगा। ठीक है, अब आता है आपके क्षारीय और लवणीय मृदा है, उसमें सुधार जो है वो किस प्रकार से किया जाता है। ये कोई यांत्रिक विधियों का तो उपयोग करना ही नहीं चाहिए, मैं यही कहूंगा। अगर लवणीय मृदा को अगर आप सुधार रहे हो ना, भले ही दे रखिए, लेकिन आप अगर मान लो सॉइल साइंटिस्ट बनते हो तो सुझाव किसानों को देना ही नहीं है कि तुम यांत्रिक विधि अपनाओ, क्योंकि वो कारगर नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, कॉस्टली बहुत ज्यादा है, खर्चा बहुत लगता है, मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, और रिजल्ट
उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए। तो सुधार कैसे करेंगे देखिए। इसमें सुधार के लिए अगर अपन बात करें, जैसे मान लो सबसे पहले आता है भौतिक एवं जल तकनीक विधि। इसमें आता है मृदा की ऊपरी सतह को खुरच कर, मृदा की ऊपरी सतह को खुरच कर। अब आप सोचो कि जैसे आपका खेत है, खेत के ऊपर क्या जम गया? लवण जम गया। क्या जम गया? खेत के ऊपर क्या जम गया? लवण जम गया। अब आप क्या कर रहे हो? उस लवण की ऊपरी परत को क्या कर रहे हो? खुरेच रहे हो, है ना। खुरच कर क्या कर दिया? अलग कर दिया। और खुरच कर उस परत को यानी लवण को क्या कर दिया? खेत के बाहर कर दिया। ठीक है, अब सोचो कितना मेहनती काम है। अगर आप दूसरों से कराओगे तो इसमें कितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी। और हमारे राजस्थान में तो यार इतनी उपज ही नहीं होती है। हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो कृषि होती है वो मौसमी होती है ना। बरसात के भरोसे होती है कृषि। खेतों में किसान के खेत खाली पड़े रहते हैं, कुएं सूख चुके हैं, नलकूप का जो जल स्तर है बहुत गहरा जा चुका है। अगर मान लो मोटर चला भी देते हैं तो घंटे डेढ़ घंटे से ज्यादा चलती नहीं है ना। तो ज्यादातर जो खेती होती है वो मौसमी होती है। तो देखिए इसमें क्या होगा? खुरच कर मतलब लवण की जो ऊपरी परत है उसको खुरेच कर क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। क्या कर देंगे? अलग कर देंगे। तो मृदा की ऊपरी सतह पर सफेद परत के रूप में उपस्थित लवण को खुरच कर हटाया जा सकता है। यह एक सरल उपाय है, परंतु जितना सरल उपाय उतना ही खर्चीला भी है। मैंने भी आपको बताया था 15 से 30 सेमी गहराई तक लवण को खुरचते और खुरची हुई मृदा को खेत के बाहर कर देते हैं। यह तरीका बहुत उपयोगी नहीं है क्योंकि नीचे के लवण थोड़े समय बाद फिर से ऊपर आ जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस्टली तो है ही है लेकिन स्थायी नहीं है। आपने लवण को खुरेच कर अलग किया, उसके बाद जैसे ही आप क्या करोगे? उसके अंदर फसल लगाओगे, पानी जैसे आप सिंचाई करोगे क्या होगा कि तुरंत जैसे ही खेत में पानी पहुंचेगा वो लवण जल के साथ घुलकर ऊपर टॉप पे जल गया, वाष्प बनकर ऊपर लवण वही, यानी 2-3 सिंचाई में फिर से वही हालात हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए प्रभावी नहीं है। दूसरा आता है निकसालन। ठीक है, निकसालन में देखिए क्या करते हैं अपन? खेत में पानी भर देते हैं। पानी भरने से क्या होगा? जल कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो वो जल क्या करेगा? लवण को सोख कर बहुत ही नीचे ले जाएगा। यानी पादप का जो जड़ क्षेत्र है जहां पर जड़ें रहती है उससे भी नीचे। मान लो कि ये जड़ें हैं, ठीक है, यहां से ये जाएगा और ये लवण को यहां लेके आ जाएगा इस तरह से। निकसालन का मतलब होता है लिंचिंग, जिसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे अपन? खेत में पानी भर देंगे। ठीक है, पानी भरने से लवण जल में घुलेगा और जब जल नीचे जाएगा तो वो लवण भी नीचे चला जाएगा। लेकिन राजस्थान में ये तरीका भी कारगर नहीं हो सकता यार। अब आप कहोगे सर क्यों, इसमें क्या दिक्कत है? यार हमारे खेतों को, यार फसल को पिलाने के लिए पानी नहीं है ना। तो ये तरीका वहां काम आ सकता है जहां पानी पर्याप्त हो, सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो जाता हो। राजस्थान के अंदर ये तरीके काम में नहीं आ सकते ना। हमारे यहाँ तो फसलों को पिलाने के लिए पानी नहीं है तो लवण को कहां नीचे भेजेंगे? हम तो ये कहेंगे चलो ठीक है, थोड़ी बहुत जो हो रही है वही ठीक है, पानी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस क्रिया द्वारा लवणों को जल में विलय करके पादप जल क्षेत्र से नीचे ले जाया जाता है ताकि पौधों पर लवण का प्रभाव ना हो। निकसालन होते इतना जल देना चाहिए, इतना पानी देना चाहिए कि जो फसलों की जरूरत के साथ साथ निकसालन की मांग को भी क्या कर सके? पूरा कर सके। निकसालन मांग सिंचाई के जल का वह भाग है जो लवणता के स्तर को लवणता के निश्चित स्तर पर रखने के लिए जल क्षेत्र से क्या ले जाएगा? नीचे ले जाएगा। लेकिन समस्या यही है कि ये भी वहीं काम आएगा जहां पर, देखो यह विधि उन मृदाओं में अपनानी चाहिए जिनमें जल स्तर क्या हो? नीचा हो। ग्रीष्म ऋतु में निकसालन के लिए अति उत्तम होती है। इस विधि में खेत के छोटे छोटे क्या कर देते हैं अपन? टुकड़े बना देने, अपनी भाषा में बोलते हैं ना, क्यारी बना देते हैं। और उन क्यारियों में क्या कर देते हैं अपन? पानी भर देते हैं। क्या भर देते हैं? पानी भर देते हैं। और पानी भरने के बाद क्या होगा? वो धीरे धीरे रिस जाएगा। रिसने से वो कहां चला जाएगा? लवण नीचे चला जाएगा। अगली विधि आती है खाई खोद कर। ये बहुत जोरदार विधि है भाई है ना। खाई खोद कर कैसे करेंगे? देखिए खाई खोद कर किस प्रकार से लवण को सुधारा जा सकता है ना। खाई खोद कर लवण को कैसे सुधारेंगे? देखिए बहुत शानदार तरीका है ये। क्या करते हैं देखो इसमें, ये जैसे मान लो आपका खेत, शानदार का मतलब ये नहीं कि अपनाना है, मैं तो ये कहूंगा बकवास तरीका है है ना। समझने के लिए शानदार है, गजब का है। देखिए ये मान लो खेत है,
अब ये पूरा जो खेत है आपका लवण प्रभावित है। पूरा खेत कैसा है? लवण प्रभावित है। बार बार फसल उगा रहे हैं लेकिन फसल हो नहीं रही है, सब क्या करें, समस्या हो गई। तुमको किसी ने सलाह दे कि खाई खोद दो, करना क्या? देखो, सबसे पहले यहां पे तुमने पास में खाई खोदी, बिल्कुल ये क्या खोदी? खाई खोद दी, ये वाली, ठीक है। ये खाई खोद दी, थोड़ी खाई को गहरी खोदते हैं, दिख नहीं रही है ना। ये तुमने क्या खोद दी? खाई खोद दी, ठीक है। खाई खोदने के बाद इस खाई की मिट्टी तुमने डाल दी मेड़ पर, जिसे अपनी भाषा में पाड़ी बोल देते ना, वहां पे तुमने इस मिट्टी को डाल दिया। तो जब तुमने डाला तो क्या हुआ कि नीचे वाली जो मृदा ये तो आ गई ऊपर, ऊपर वाली नीचे चली गई। अब ठीक इसके पास में खाई खोदेंगे। अब इसके ऊपर वाली मिट्टी जब आप डालोगे तो इसकी मिट्टी को डाल देंगे इस खाई के अंदर, इसकी मिट्टी को इस खाई के अंदर डाल देंगे, है ना। तो क्योंकि इसके ऊपर की मिट्टी कहां चली गई? नीचे, और नीचे वाली कहां जाएगी? ऊपर। ठीक उसी प्रकार से इसके पास में यहां पे खाई खोदेंगे, इसकी मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे, इसकी मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे, फिर यहां खाई खोदेंगे, इसकी मिट्टी को इसके अंदर डाल देंगे। इस तरह से पूरे खेत में खाई खोदते जाते हैं और एक मिट्टी को दूसरी, एक खाई की मिट्टी को दूसरी खाई में डाल देते हैं। कितना मेहनती काम है यार, कितनी कॉस्ट लग जाएगी अगर आप कराओगे तो। लेकिन फिर वही, जैसे ही आप सिंचाई करोगे लवण फिर से ऊपर आ जाएंगे। तो मैंने कहा ना, ये जो यांत्रिक विधियां हैं ये कोई प्रभावी नहीं है, स्थायी विधि बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया आपके खाई खोद कर। तो समझ में आया खाई खोद कर कैसे सुधार करते हैं? तरीका बहुत इजी है लेकिन कॉस्टली बहुत है। देखो, इस विधि में थोड़ी थोड़ी दूरी पर खाइयां खोदते हैं। खाइयों की चौड़ाई और गहराई निश्चित नहीं होती, अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। खेत के किसी एक किनारे पर खाई खोदकर उसकी मिट्टी को डोली के ऊपर, जैसे अपने मैंने बोला पाड़ी मेड़ जिसे अपन बोलते हैं, डोली के ऊपर डाल देते हैं और इसके ठीक बगल में कुछ स्थान छोड़कर दूसरी खाई खोदते हैं और इसकी मिट्टी को प्रथम खाई में इस प्रकार भरते कि ऊपर वाला लवण वाली तो मिट्टी कहां चली जाए? नीचे, और नीचे वाली कहां जाए? ऊपर जाए। इस प्रकार पूरे खेत में क्या करते हैं? खाई खोदते हैं और पूरे खेत की ऊपरी मिट्टी को अनेक खाइयों में भरकर नीचे कर देते हैं और नीचे वाली मिट्टी को क्या ले आते हैं? ऊपर लेकर आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी क्या मैंने बताया था, अस्थायी विधि है। एक तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको, मेहनत करने के साथ साथ कॉस्टली भी बहुत है, खर्चीली बहुत है ना, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अगला आता है विले लवणों को ऊपरी सतह से बहाना। मतलब ये है कि खेत में पानी बहाओ, पानी छोड़ो, स्पीड से छोड़ो, लवण बहकर चले जाएंगे। साहब पानी बहुत चाहिए, समस्या यही तो है यार। ये विधि राजस्थान में जहां पे पानी की ज्यादा जरूरत हो वहां राजस्थान में काम ही नहीं बनता अपने। पानी नहीं है, सारा लफड़ा यही तो है, पानी नहीं है, पानी ही तो नहीं है। पानी होता तो कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि राजस्थान में जो खेती ना एराइड यानी शुष्क कृषि होती है यार, मौसमी होती है, ठीक है। खेत में पर्याप्त मात्रा में पानी भर दिया जाता है जिससे ऊपर की सतह के लवण पानी में घुल जाते हैं। इसके बाद पानी को खेत से बाहर बहा देते हैं तो लवण बहकर चले जाते हैं। लेकिन ये भी वही काम आती, देखो ये विधि उन्हीं प्रदेशों में लाभप्रद है जहां पानी सस्ता और आसानी से अधिक मात्रा में उपलब्ध हो। मैंने बताया था हर जगह पे ये काम में नहीं आ सकता, ठीक है। अगला आता है आपके जल निकास। जल निकास यानी खेत में जो पानी भरा होता है, जल निकास इंपोर्टेंट कर लेना इसको, जल निकास को, इसको लेकर क्वेश्चन बन सकता है। खेत में पानी भरने के बाद उसको बाहर निकालना है। जल निकास के दो तरीके हो सकते, देखिए कौन कौन से? खुला जल निकास और टाइल जल निकास। खुला जल निकास और टाइल जल निकास, इसको बताता हूं मैं कैसे। देखिए कुछ नहीं करना है, टेंशन वाली बात नहीं, सीधा सीधा सा। खुला जल निकास और टाइल जल निकास कैसे होगा? देखिए खुला जल निकास कैसे होगा? देखिए ये जो आपका खेत है ना, ये जैसे मान लो खेत हो गया, ठीक है। इस खेत में छोटी छोटी अपन क्या बना देते हैं? नालियां बना देते हैं इस प्रकार से। ये एक नाली बना दी, फिर थोड़ी दूर पर एक क्या बना दी? नाली बना दी, फिर थोड़ी दूर पर क्या बना दी? नाली बना दी, फिर थोड़ी दूर पर क्या बना दी? नाली बना दी, ठीक है। अब क्या होगा कि इधर का पानी जो है नाली का पानी, है ना, इसका पानी इधर आएगा, इसका पानी भी इधर आएगा, इधर आएगा, ये इस तरह से, है ना, इसका इधर, इसका इधर, इसका पानी इधर जाएगा, इसका इधर,
इस तरह से क्या होगा कि जब खेत में पानी भरा होगा और लवण उसमें घुल जाएगा और ये इस जल के साथ बहकर लवण खेत से क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। इसको तो बोलेंगे अपन खुला जल निकास। क्या बोलेंगे? खुला जल निकास। इस प्रकार से बाहर चला जाना। दूसरा आता है टाइल द्वारा जल निकास। टाइल द्वारा जल निकास कैसे करेंगे? देखिए ये भी बहुत इजी है। देखो ये जैसे खेत है, इसमें क्या करते हैं, आपके सीमेंट के पाइप आते नहीं थे, पाइप है ना। टाइल का मतलब टाइल नहीं लगानी है, सीमेंट के जो पाइप आते हैं ना, सीमेंट के जो पाइप आते हैं ना छोटे छोटे, वो पाइप इसके अंदर लगा देते हैं अपन, है ना। वो पाइप यहाँ पर जैसे अपन बोलते हैं सिलेंडर, आपकी बुक में लिखा हुआ, ये जैसे एक पाइप लगा दिया, फिर एक पाइप लगा दिया, फिर एक पाइप लगा दिया, ठीक है। अब नालियां नहीं है, पाइप है। अब यहाँ का जो पानी इस पाइप में जाएगा, यहाँ का पानी ये इधर आ जाएगा, यहाँ का पानी इधर आ जाएगा, है ना। इन पाइप को नीचे दबा देते हैं, जमीन के नीचे दबा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मान लो आपने गोबर की खाद डाल रखी है या कुछ जैविक खाद का उपयोग कर रखा है या हरी खाद का उपयोग कर रखा है, तो जो फसल के जो अवशेष होते हैं, धागे वगैरह होते हैं, ठीक है, कचरा वगैरह, वो यहाँ पर ये जो छिद्र होते हैं पाइप में फंस जाता है। नालियों में तो कोई दिक्कत नहीं था ना, आपको दिख रहा था, आप साफ कर दोगे। यहाँ अंदर इन पाइप के अंदर जो कचरा क्या हो सकता है, फंस सकता है ना। जैसे मान लो कि गोबर के आपको कोई कंडा है ना, गोबर का टुकड़ा अंदर जाके फंस गया, दिक्कत हो जाएगी ना। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, रेत डाल देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर रेत डाल देते हैं। यहाँ पर जहां जहां पे दो पाइप को जोड़ रहे हैं ना, वहां पर क्या डाल देते हैं, रेत। ठीक है सर, रेत क्यों डालते हैं? देखिए रेत से पानी तो छनकर चला जाएगा, है ना, लेकिन गोबर वगैरह अंदर नहीं जा पाएंगे ना, तो रेत का छन्ना लगा देते हैं, थोड़ा रेत डाल देते हैं ताकि वहां से पानी छनकर चला जाए, किसी प्रकार की कोई ऐसी अशुद्धि या कोई ऐसी वस्तु अंदर नहीं जाए जो पाइप के अंदर फंस जाए, है ना। तो ये हो गया टाइल द्वारा जल निकास। ठीक है, तो आज हमने बात की एक तो लवणीय और क्षारीय मृदाओं के चाक्षु लक्षण के बारे में, इनका पौधों पर और मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, लवणीय और क्षारीय मृदा में अंतर क्या है, और लवणीय मृदा को सुधारा कैसे जाता है, जिसमें अपन ने बात की मुख्य रूप से किनके बारे में, यांत्रिक विधियों के बारे में। अगली क्लास में अपन बात करेंगे इनके रासायनिक मृदा सुधारक कौन है, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका जिप्सम जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, और यदि क्लास आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें। गाली निकालनी हो, तारीफ करनी हो, उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, जो भी राय आपको रखनी है वहां आप रख सकते हो। मैं तो खुला कहता हूं यार, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों उम्मीद करूं कि लोग मेरी तारीफ करें। मेरा काम है पढ़ाना, मैं कर रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो आप कुछ अच्छे शब्द बोलिए, अगर आपको बुरा लगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो बोल दीजिए जो आपको मन में बोलना है, जो है ना। अरे हम सभी को थोड़ी कुछ कर सकते हैं यार। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और अच्छे परिणाम की ओर अग्रसर रहिए। धन्यवाद।